हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 में चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में इसमें जो इम्पोर्टेंट्स आते हैं उन के क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। जिसमें 3.3 है, इसमें मैंने बताया था आपको मालवा, जौनपुर, बंगाल, और ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो हमारे उत्तर पश्चिमी जो हैं भारत में, अगर उसमें आप देखोगे तो इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा, कश्मीर, राजपूताना, गुजरात और सिंध। ये जो हमारे क्षेत्रीय राज्य थे, इन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में आपको क्या आएगा, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये आपका जो टॉपिक रहेगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जो इसमें क्या है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए मध्य पूर्वी भारत में, ठीक है। मध्य पूर्वी भारत का मतलब होता है कि जो हमारा भारत का बीच का केंद्र है, यानी हमारा जो महाराष्ट्र वाला इलाका है और पूरब का इलाका जो होता है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी बंगाल के जो इलाके हैं, उन साइड पर जब दिल्ली सल्तनत का शासन चला था उस टाइम पर छोटी छोटी जो रियासतें थी वो कौन थी। पहला जो हमारा है मालवा। मालवा जो है अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश वाला इलाका था। देखिए मालवा एक सल्तनत थी, वहाँ पर मालवा एक छोटी सी रियासत थी। वो क्या थी, देखिए सल्तनत के पतन ने मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी सल्तनत का जब पतन हुआ उसके बाद मालवा एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। मालवा में तुर्क गवर्नर दिलावर खां गोरी ने सन 1401 से 1402 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यानी वहाँ का जो गवर्नर था, कौन था दोस्तों, दिलावर खां गोरी ने सन 1401 से 1402 में इसने क्या प्राप्त कर ली, स्वतंत्रता। स्वयं को मालवा का उसने राजा घोषित कर दिया। उसने निमोड़ा, सय्यार, दमोह और चंदेरी पर अधिकार करके अपने राज्य की सीमाओं को प्रसार कर लिया। यानी उसने क्या क्या, दमोह, चंदेरी, सय्यार, ये एक प्रकार से कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है उस वाले इलाके में उसने कर लिया खुद को, अपनी सीमाओं को उसने बढ़ा करके एक सीमा विस्तार किया। दिलावर खान ने अपनी पुत्री का विवाह खान देश के मलिक राजा फारूक के बेटे अली शेख खिवाजा के साथ किया। फारूक की बेटी का विवाह अपने पुत्र से अल्प खां के साथ हुआ। यानी कह सकते हैं उसने क्या क्या, जो यहाँ के जो राजा थे अगर बात करेंगे, दिलावर खां गोरी ने क्या किया, उसने अपने बेटी की शादी उसने क्या किया, खान देश के जो राजा थे उनकी बेटी के साथ उसने क्या उसने कर दिया। इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने राज्य की मित्रतापूर्ण संबंध बनाते हुए उसने सफलता पूर्वक मालवा पर आक्रमण से बचा लिया। यानी मालवा को कह सकते हैं कि जो मालवा के शासक हैं वो, उनका नाम क्या है दोस्तों, दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी ने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह जो था वो खानदेश से कर दिया। अब खानदेश से क्या हो गई कि मालवा की दोस्ती होगी, कह सकते हैं वैवाहिक संबंध बन गए। अब मालवा ने क्या किया, सफलतापूर्वक अन्य आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए या अन्य लोगों से आक्रमण ना करें उस पर, इससे क्या उसको सफलतापूर्वक यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके मालवा को एक प्रकार से अगर कह सकते हैं कि दिलावर खां गोरी ने उसको सुरक्षित कर लिया। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाते हुए उसने सफलतापूर्वक मालवा को आक्रमण से बचाया। यानी उन्होंने क्या किया, गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के शासक कौन है दोस्तों, मुजफ्फर शाह के साथ उसने क्या किया, मित्रतापूर्ण संबंध बनाया। किसने, मालवा के जो शासक हैं कौन, दिलावर खां गोरी ने, ठीक है। लेकिन शीघ्र ही 1406 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण मालवा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साम्राज्यवादी अपलिक्षणा शिकार हुए। यानी क्या होता तो 1406 में क्या होता है कि क्या हो गई कि कारण मालवा के जो शासक हैं मुजफ्फर, यानी मालवा के शासक जो थे मुजफ्फर, उनकी नहीं बल्कि गुजरात के जो हमारे शासक हैं, देखो मालवा के शासक ने किया गुजरात के शासक के साथ यानी मुजफ्फर शाह के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन जो गुजरात के शासक थे मुजफ्फर शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ऐसे क्या होता है, गुजरात जो राज्य है उसके अंदर में साम्राज्य विस्तार की जो नीति होती है वह धीरे धीरे कह सकते हो कि पैर पसारने लगती है। शीघ्र ही उसने करखोला और गनसरन पर अधिकार कर लिया। उसकी दृष्टि ग्वालियर पर भी लगने लगी। यानी
जब गुजरात के साथ क्या थे, मालवा के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन क्या हुआ कि मालवा के साथ गुजरात के मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन क्या हुआ, गुजरात के जो शासक थे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर जो दूसरा शासक बना उसकी अभिलक्षणा क्या थी, वो अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। उसने धीरे धीरे क्या कर लिया कि मालवा के जो क्षेत्र थे उन दो क्षेत्रों पर क्या कर लिया, उसने अधिकार कर लिया। लेकिन 1806 में से सबिंग शाह ने मालवा की सत्ता पर अधिकार में सफलता प्राप्त कर ली। उसने शीघ्र ही सरखेला गगराना पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर भी उसकी दृष्टि रही, लेकिन मुबारक शाह की शक्ति को महसूस करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने के बाद 1423 में सहिंग शाह ने ग्वालियर को अपनी सेनाओं से वापस लौटा लिया। सहिंग शाह की कालपी के मुस्लिम शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे कल्पी का उपयोग जौनपुर, मालवा और दिल्ली मालवा के मध्यवर्ती राज्यों के रूप में, यानी कह सकते हैं कि जब मालवा पर वहाँ के जो राजा थे, कौन थे, गुजरात के शासक ने क्या किया, कई सारे राज्यों पर उसने अधिकार कर लिया। तो ऐसे समय में जो कल्पी के राजा थे उन्होंने मालवा के जो शासक थे उनकी क्या की, उन्होंने मदद की। ठीक है। सेंग शाह का उत्तराधिकारी महमूद शाह अयोग्य साबित हुआ, यानी सेंग शाह का जो उत्तराधिकारी था वह बहुत कमज़ोर था, यानी वो राज्य को चलाने में उसके पास शक्तियाँ नहीं थी। मोहम्मद शाह के 1 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में मालवा के दरबार अत्यंत षड्यंत्रों को अखाड़ा बन गया। यानी ये मालवा के जो शासक थे, ठीक है, मालवा के शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई। मालवा के शासक कौन थे, दिलावर खां गोरी की, और दिलावर खां गोरी के बाद कौन शासक बना, होंग सेंग शाह बना। ठीक है, ये क्या था, बहुत अयोग्य अधिकारी था। और इसमें क्या था, दरबार की राजनीति में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वो होने लगा कि मालवा के आंतरिक षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया। इसके गंभीर परिणाम हुए। इसका अंतिम परिणाम उसकी हत्या 1436 में हुई, यानी मालवा के जो शासक थे उनकी क्या हो गई, 1436 में हत्या करवा दी गई। यह हत्या उसी के कुलीन वर्ग के एक सदस्य महमूद खिलजी ने की, यानी कुलीन वर्ग का एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था, महमूद खिलजी। मालवा के शासक की हत्या उसी के ही राज दरबार में रहने वाले, या कह सकते हैं कि उसी ही मालवा में रहने वाले एक अमीर था जिसका नाम था महमूद खिलजी, उसने क्या कर दी, उसने उनकी हत्या करवा दी। यह हत्या उन्हें इस तरह से गौर शासन स्वयं का अंत हो गया। यानी अब मालवा के जो शासक थे, यानी मालवा के जो शासक रहते थे, एक प्रकार से जो वहाँ पर गौरी यानी दिलावर खां गौरी या गौर शासक थे, उनका एक प्रकार से अंत हो गया, क्योंकि उनकी हत्या, एक क्या नाम था उस व्यक्ति का नाम, मैंने आपको क्या बताया, किसने, महमूद खिलजी ने उनकी हत्या करवा दी। महमूद खिलजी की स्वयं की स्थिति को पुराने गौरी अमीरों ने उसे चुनौती दी, और महमूद खिलजी ने प्रारंभ में तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया, उसको इक्ते और उच्च पद प्रदान किए, लेकिन उसका समर्थन प्राप्त न कर सका। उसको कुलीन वर्गों द्वारा अनेक विद्रोहों का सामना करा। अंततः उसने इन विद्रोहों का समस्या सफलतापूर्वक हासिल किया, और अपनी अंतिम स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद महमूद खिलजी अब अपने राज्य के प्रसार में समय प्राप्त हो गया। यानी कह सकते हैं कि जब मोहम्मद खिलजी ने मालवा के शासक की हत्या कर दी, इस राजा बन जाता, शासक बन जाता है, तो वहाँ के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। उन लोगों का समर्थन पाने के लिए उसने क्या किया, उनको इक्ते और कई प्रकार के उनको लाभ दिए, लेकिन वो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि उन लोगों के साथ भी उसका युद्ध हुआ, उन लोगों पर उसने सफलता प्राप्त की, और लास्ट में क्या होता है कि जब वो अन्य जितने भी विरोधी थे किसके, महमूद खिलजी के, उन सभी को ठिकाने लगाने के बाद या उन सभी को समाप्त करने के बाद उसने साम्राज्य विस्तार पर अपना समय दिया। मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने उसका ध्यान सबसे ज़्यादा केंद्रित किया। यानी अब मालवा का जो था उसने क्या किया, मालवा पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। राणा कुंभा के अधीन मेवाड़ ने अपने समीपवर्ती राज्यों के अधीन करने में मेवाड़ के साथ मिलाने की नीति का अनुसरण किया। यानी अब क्या था कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि मालवा के जो राजा थे उनको मेवाड़ पर अपना क्या, थोड़ा उनको अधिकार करने का एक प्रकार की वो मन उन्होंने बना लिया। इससे मालवा द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर खतरा उत्पन्न हो गया। शासक प्रारंभ में ही 1734 में महमूद खिलजी को शक्तिशाली राणा का सामना करना पड़ा। यानी जो मालवा के शासक थे महमूद खिलजी जो थे, उनको महाराणा का यानी राणा सांगा का क्या करना पड़ा, उनको सामना करना पड़ा। यानी युद्ध हुआ मालवा और किसमें, मेवाड़ में। राणा कुंभा की गद्दी
को बैठा गया। यही क्या होता कि युद्ध होता। राणा कुंभा ने हिंसा को उमर खां से वादा किया कि वह महमूद खिलजी के स्थान पर मालवा की गद्दी उसको बैठा गया। सारंगपुर की लड़ाई में 1734 में महमूद खिलजी को पराजित कर दिया गया। यानी क्या हो, सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी जो थे मालवा के शासक, वो पराजित हो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में महमूद खिलजी ने रणमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ में फैली अराजकता का लाभ उठाते हुए 1442 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसने आक्रमण कर दिया। उसने बनमाता के मंदिर को नष्ट करा दिया और कुछ विशेष प्राप्ति के लिए वापस लौट आया। तब से महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के विरुद्ध हर वर्ष आक्रमण किए। यद्यपि महमूद खिलजी ने राणा कुंभा को अपने क्षेत्र में एकता बनाए और उसे ठीक प्रकार से सुरक्षित करने में सफलता है, लेकिन यह संघर्ष किसी विराम अनवरत तक चलता रहा। यानी कह सकते हैं कि जो मालवा था वो हमेशा कह सकते हैं कि आप की जो मेवाड़ है उसके साथ उनका गतिरोध चलता रहा। यानी मालवा का जो था उनके साथ हमेशा गतिरोध की स्थिति बनी रही। मालवा और जौनपुर के बीच संघर्ष का असली कारण कल्पी था। यानी जो कल्पी का क्षेत्र था उसको लेकर के हमेशा उन दोनों में युद्ध और लड़ाई चलती रहती थी। मालवा और मेवाड़ में अगर हम देखेंगे तो कल्पी का जो था उस क्षेत्र को लेकर के हमेशा मालवा इसमें लड़ाई चलती थी। ठीक है, यानी कल्पी इसका मुख्य कारण था। मालवा और जौनपुर के बीच में संघर्ष का मुख्य कल्पी था। सिंह शाह के भतीजे जलाल खां को कल्पी की सत्ता प्राप्त करने में मदद कर चुका था, लेकिन जलाल खां की मृत्यु के बाद नसीर खां जहां का कल्पी का शासक था, परंतु महमूद सरकी ने उसको बाहर खदेड़ दिया था। यानी कह सकते हैं कि जो कल्पी है उसको क्षेत्र को लेकर के मालवा, मेवाड़ और आप कह सकते हो जौनपुर, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, संघर्ष की स्थितियों में बने हुए। एक कल्पी को जीतना चाहते थे। महमूद सरकी कल्पी खान जहां को देने को तैयार हो गया, जिसके कारण जौनपुर और मालवा के बीच में मधुर संबंध कायम हो गए। यानी अब क्या होता है कि वहां पर एक प्रकार से कहते होते चालबाजी लोग कर रहे थे कि कल्पी को हम तुमको दे देंगे तो उनके साथ हो जाते थे, उनको दे देंगे तो उनके साथ, इस प्रकार से वहां पर ऐसे चली। गुजरात ऐसी अन्य शक्ति थी जिसका सामना मालवा को करना पड़ा। यानी मालवा को अगर देखोगे तो गुजरात का भी सामना करना पड़ा कई बार। यहाँ तक कि मुजफ्फर गुजराती ने भी एक बार शहंशाह को कैद में सफलता प्राप्त कर ली थी। यानी कह सकते हैं कि मालवा जो शासक है, हमारा जो मालवा राज्य था, उसको कई सारे हमारी जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनके साथ युद्ध का सामना करना पड़ा और कई बार उसको युद्ध में भी रहना पड़ा। कई बार उसके क्षेत्रों पर अन्य देशी रियासतों ने कई बार अपने कब्जे भी जमा लिए थे। अगला जो हमारा राज्य रहेगा वो है हमारा क्या है, जौनपुर। और जौनपुर एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए इसको जरूर करके जाना कि जौनपुर क्या है। ध्यान से सुनिए। आफीफ हमें सूचित करते हैं कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। अगर हम देखेंगे जौनपुर की जो स्थापना किसने की है, फिरोज शाह तुगलक ने, गोमती नदी के किनारे। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपको बता दूं तो ये यूपी में पड़ता है। यूपी में अगर आप देखोगे अयोध्या सुल्तानपुर वाला जो इलाका रहेगा, उस इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है जौनपुर। अभी भी ये है, यूपी में पड़ेगा। ठीक है, हम अफीफ यानी इतिहासकार अफीफ हमें बताते हैं कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने 1359 से लेकर 1360 के दशक में की गई। जबकि वह अपने दूसरे बंगाल अभियान पर था। यानी बंगाल अभियान के समय ने उन्होंने की जौनपुर की स्थापना की। यह शहर सत्ता का एक मजबूत केंद्र हो गया। शीघ्र इसका विकास कुछ समय में दिल्ली के समांतर एक प्रतिभागी नगर के रूप, यानी जैसे जैसे दिल्ली की सत्ता बढ़ी थी वैसे ही, यानी कह सकते हो कि जौनपुर की स्थापना 1359-1360 में होती है और एक प्रकार से कह सकते हो दिल्ली के समीपवर्ती उसकी संघर्ष की स्थिति में आता है। यानी जो जौनपुर होता है बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है, कई सारे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के एक अमीर मलिक सवार ने फिरोज शाह के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का भरपूर लाभ उठाया। वह सुल्तान मोहम्मद शाह के अधीन वह वजीर के पद तक पहुंच गए। यानी फिरोज शाह तुगलक के एक अमीर जो था जिसका नाम क्या था, मलिक सवार ने फिरोज शाह के जो पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष का भरपूर लाभ उठाया। सुल्तान मोहम्मद फिरोज के अधीन वह वजीर का पद प्राप्त कर लिया। यानी फिरोज शाह तुगलक के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का लड़ाई हो रहा था, उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष चल रहा था। इसका भरपूर लाभ किसने उठाया, अमीर एक था जिसका नाम था मलिक सरोज। उसने क्या क्या लाभ उठाया और वह वजीर के पद तक पहुंच गया। मलिक सरवर
सरवर ने सुल्तान उस सराख की उपाधि के साथ साथ पूर्वी जिलों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली का राज्य बिखर गया था। सरवर ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं को जौनपुर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। ये जो सरवर था क्या था, अगर मैं बताऊं, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक अमीर हुआ करता था, ठीक है। इसने वजीर का प्राप्त कर लिया था, किसने, सरवर ने क्या कर लिया था, वजीर का पद प्राप्त कर लिया था। और पूर्वी जो प्रदेश था वहाँ का एक प्रकार से एक थोड़ी सी उसको मिल चुका था, पूर्वी प्रदेश देखो। लेकिन क्या होता है कि दिल्ली में जब आप देखोगे चंगेज खां जब आता है, वहाँ पर चंगेज खां के आने से एक प्रकार से मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली पूरी तरह से बिखरी हुई थी। ऐसे समय में सरवर खां क्या करता है कि ये खुद को जौनपुर का एक क्या करता है, स्वतंत्र शासक इसने घोषित कर लिया। उसने अपनी राज्य की सीमाओं को कौशल यानी अलीगढ़, संभल, मैनपुरी तक प्रसारित कर लिया। यानी इसने जौनपुर के स्वतंत्र शासक घोषित करता है और जौनपुर की जो सीमाएं हैं, जौनपुर की सीमाओं का क्या करता है, इसने विस्तार किया। जौनपुर की सीमाओं का विस्तार किया गया और जौनपुर के एक स्वतंत्र शासक बना। यद्यपि इन संघर्षों में उसने सफलता प्राप्त ना हुई, लेकिन उसने जाजनगर ग्वालियर के शासकों को अपने अधीन कर लिया। यानी जाजनगर और ग्वालियर के जो शासक थे वह उसके अधीन आ जाते हैं। उनके उत्तराधिकारी एवं पुत्र मुबारक शाह सरकी 1339 से 1301 में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में कामयाब रहे। लेकिन छोटे भाई उत्तराधिकारी इमाम शाह सरकी जो थे ने प्रभावशाली ढंग से राज्य का विस्तार किया। इस संबंध में उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कन्नौज विजय थी। इस समय कन्नौज मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन थी। इससे पहले सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसकी आगामी उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1407 में इसने यह प्रयास में असफल रहा। यद्यपि उसने कल्पी को 1414 में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है, लेकिन कल्पी का शासक कादिर खां उसके लगातार समस्याएं पैदा करता रहा। 1414 में अगर हम देखेंगे, जो इब्राहिम बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने गणेश को पराजित कर दिया। अपने शासनकाल के अंतिम अधिकार में दिल्ली के सुल्तान महमूद शाह तुगलक ने अंततः उसके साथ समझौता करना पड़ा। सुल्तान अपनी पुत्री बीबी हाजी का विवाह इब्राहिम शाह जोश के पुत्र महमूद शाह के खास करने के लिए सहमत हो गए। इब्राहिम की शक्ति सफलतापूर्वक ने जौनपुर राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इब्राहिम शाह को सरीज हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इब्राहिम के उत्तराधिकारियों ने महमूद सरकी जो थे, हुसैन सरकी और उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में लगातार संघर्ष बढ़ता रहा। अंततः इब्राहिम लोदी ने 1483-1484 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया और इसे मुबारक नोहनी के अधीन कर दिया। हुसैन शाह ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रयास किए, किंतु वह असफल रहा। अंततः बहलोल ने अपने पुत्र बबारक शाह को जौनपुर के सिंहासन पर बैठाया। इस तरह सरकी शासकों के काल का अंत हो गया। यानी कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में और जौनपुर के जो शासक थे, ठीक है, जौनपुर को इन्होंने लोगों ने क्या कर लिया था, स्वतंत्र शासक बना लिया था, लेकिन हमेशा दिल्ली के साथ क्या रहा, संघर्ष की स्थिति में बना रहा। जौनपुर क्या था, हमेशा दिल्ली के साथ संघर्ष में बना रहा। बाद में जब लोधी शासक आते हैं तो लोधी शासकों ने क्या जौनपुर पर उन्होंने कब्जा और अधिकार कर लिया। और जौनपुर के जो शासक थे उन्होंने कुछ प्रयास भी किए, लेकिन वो अपने प्रयासों में क्या होते हैं, सफलता उनको नहीं मिलते हैं। और उसके बाद कह सकते हैं कि जौनपुर पर दिल्ली ने अपना अधिकार कर लिया और लंबे समय तक दिल्ली के पास ही रहा। वहाँ पर जो सरकी शासकों का एक प्रकार से कह सकते हो कि वहाँ पर क्या हो गया, अंत हो गया। अगला जो हमारा रहेगा बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल भी कई बार पूछा जाता है कि बंगाल के बारे में बताइए। जो हमारा क्षेत्रीय राज्य क्या है, बंगाल। देखिए, बंगाल दिल्ली से काफ़ी दूरी पर स्थित है। अपनी भौगोलिक राजनीतिक परिस्थिति के कारण इस पर दिल्ली के सुल्तानों पर अपना कड़ा नियंत्रण लगाना काफ़ी मुश्किल था। यानी जो बंगाल था वह दिल्ली से काफ़ी दूर था और दिल्ली के जो सुल्तान थे वह बंगाल पर अपना नियंत्रण रखने में काफ़ी नहीं थे, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता था। मान लिया अगर वो बंगाल जाते थे तो बंगाल को जीत भी लेते थे,
ठीक है। लेकिन जैसे वो दिल्ली आते थे, कुछ समय के बाद बंगाल पर फिर कोई अपना अधिकार कर लेता था, यानी दिल्ली से बंगाल की दूरी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे समय में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, वह बंगाल पर अपना नियंत्रण अच्छी तरीके से रखें, इसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि बंगाल पे क्या हो रहा था कि उन्होंने अपना अधिकार तो कर लेते थे, लेकिन दिल्ली के जो सुल्तान थे वह बंगाल पर लंबे समय तक अपना जो अधिकार करते थे उसको कन्वर्ट नहीं रख पाते थे, उसे दूर दूर तक नहीं चला पाते थे। उसका रीज़न यही था क्योंकि बार बार जो बंगाल था खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता था, दूरी के कारण, यानी कह सकते हो कि दूरी के कारण वहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। राज्य के गवर्नर ने इस दूरी का पूरा लाभ उठाया। दिल्ली के सुल्तान जब भी बंगाल को जीतते थे, अगर किसी को गवर्नर बना करके आते थे, बाद में वही गवर्नर क्या करता था कि खुद को वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता था और बंगाल को एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य बता देता था। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई, शासकगण किसी अन्य स्थान पर व्यस्त होते थे, तब इस क्षेत्र के कुलीन वर्ग के लोग स्वतंत्रता के रूप में शासकों के रूप में कार्य करते थे। पहले भी 1525 में इल्तुतमिश ने स्वयं की सत्ता को स्थापित करने के लिए बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया और बलवन को बंगाल के गवर्नर तरगिल बेग के विद्रोह को कुचलने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के प्रभाव को बनाए रखने के लिए बलवन ने अपने पुत्र बुर्गबाद खां को 1281 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। बुर्गा खां ने बलवन की मृत्यु के पश्चात 1287 में स्वयं को क्या किया, स्वयं को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन का दावेदार प्रस्तुत करने के स्थान पर बंगाल का शासक बने रहने का निर्णय किया। बाद में हम देखते हैं कि 1301 में गयासुद्दीन तुगलक ने लखनऊ की ओर से सैनिक अभियान भेजे, लेकिन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में बंगाल के प्रति अधिक प्रभावशाली नीतियों का अनुसरण किया गया। मोहम्मद तुगलक ने अपने वफादार समर्थकों को खनलकतई, सुनारगांव और सतगांव का गवर्नर नियुक्त किया। इससे शक्तिशाली गुटों के मध्य संतुलन की स्थिति में सफलतापूर्वक, इसके कारण स्थानीय प्रभाव की शक्तियों में काफ़ी मदद मिली। दिल्ली का नियंत्रण में वृद्धि हुई, फिर भी समय समय पर बंगाल की ओर से दिल्ली को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी बंगाल जो था वह क्या था, दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता था। अगर दिल्ली के शासक अगर बंगाल को जीत भी लेते थे तो बार बार बंगाल खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते थे और काफ़ी समस्या का सामना करना। इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो सुल्तान होते थे वह अपने राजकुमारों को, वह अपने बेटों को ही वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ का गवर्नर बनाते थे, वहाँ पर सूबेदार बनाते थे। अगर किसी अन्य व्यक्ति को अगर वहाँ पर गवर्नर या सूबेदार बनाया जाता था तो वह कुछ समय के बाद खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता था। बंगाल को जरूर दिल्ली के शासक विजय प्राप्त कर लेते थे, लेकिन लंबे समय तक बंगाल को अपने अधीन वह रखने में सफल साबित नहीं हुए और हमेशा ही बंगाल जो राज्य था वह दिल्ली सल्तनत के लिए कह सकते हो कि सिर दर्द का कारण बना रहा और हमेशा बंगाल के जो शासक होते थे वह बगावत कर देते थे और बंगाल को स्वतंत्र शासक घोषित करके दिल्ली सल्तनत की साथ में संघर्ष की स्थिति में वह आ जाते थे। तो बंगाल की स्थिति इसी ही प्रकार लगभग पूरे दिल्ली सल्तनत काल में बनी रही। अगला जो हमारा रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा असम के ओर देखते हैं। असम जो हमारा कामरूप का इलाका है, थोड़ा असम देख लीजिए कि कई बार ये आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आए तो आपको असम के बारे में थोड़ा सा पता ज़रूर होना चाहिए। देखिए, भौगोलिक तौर पर मध्यकालीन असम के अंतर्गत पश्चिम में काकती नदी के तट के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, उत्तर पूर्व से पहाड़ियों तक जो है भूमि का संपूर्ण इलाका था। इसके पूर्व में बर्मा राज्य की सीमाएं पाई जाती थी। 13वीं और 15वीं शताब्दी में अगर देखेंगे असम के अंदर चोटिया, ओहोम, कोण आदि, खाइस, जतिया, इस प्रकार की कबीलों में लोग रहे। यानी यहाँ पर क्या थी, कबीलों में लोग बहुत ज़्यादा कबीली जातियाँ होती थी। अंततः चुटिया और ओम काबिलों का, शक्तिशाली काबिलों का उदय हुआ। इसके विपरीत असम में कोमटा यानी कामरूप राज्य भी विद्यमान था। यानी असम के क्षेत्र में एक राज्य क्या था जिसका नाम था कामरूप राज्य विद्यमान था। इस भाग में हम कामरूप यानी असम का जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या था, जो कबीले में जो लोग होते थे, छोटे जो कबीले होते थे, लेकिन यहाँ पर एक कामटा और कामरूप राज्य की स्थापना होती है और कामरूप और कामटा राज्य के अधीन ही पूरा असम का क्षेत्र रहा। इस पर दिल्ली के सुल्तान बार बार अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिदृश्तियाँ बहुत दूर थी, दूसरा दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता था। इसीलिए उन्होंने बार बार संघर्ष की स्थिति में यहाँ पर आ जाते थे, संघर्ष की स्थिति बार बार बनी रहती थी।
अगर उड़ीसा तो वैसे बहुत बार पूछा नहीं, उड़ीसा भी क्या है, भारत के साथ इसका भी काफ़ी लंबे समय तक अगर देखोगे तो संघर्ष की स्थिति में बना रहा। हमारा जो उत्तरी पश्चिमी का जो भारत है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखो, इसमें मैंने बताया भी था आपको, कश्मीर हमारा मेन रहेगा। कश्मीर कई बार पूछा भी गया है। देखिए कश्मीर क्या था, कश्मीर की स्थिति कैसी थी। देखो, भौगोलिक तौर पर कश्मीर घाटी के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में पीर जंजाल को पर्वत श्रेणियां और दक्षिण भारत में कश्तवारी घाटी है। दक्षिण पूर्व उत्तरी पश्चिम में क्षेत्र में शक्तिशाली मध्य तथा उत्तर पश्चिम में हिमालय की पर्वत श्रृंखला से ढका है। कश्मीर घाटी के अंतर्गत एक झोम नदी सहायक नदी के मैदानी क्षेत्र था, वहीं दूसरी ओर पठार था। नदी के किनारे मैदानी क्षेत्र उपजाऊ था और भूमि कछारी, जहाँ का काफ़ी मात्रा में खेती हुआ करती थी, लेकिन पठारों में कम उपजाऊ भूमि थी। अगर खेती की जाती तो फसल अच्छी नहीं होती थी। कश्मीर घाटी के पर्वतों में घिरे होने के कारण अगर देखोगे तो वहाँ की सामाजिक प्रतिक्रियाएं पर उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन दक्षिण दर्रों में लोदी शासकों के समय पर पार नहीं किया जा सका, किंतु बरमूला, खरली और स्वतः के दर्रों पर सदैव पार किया जाता था। 13वीं शताब्दी में कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन वहाँ का हिंदू राजा जगदेव एक कमज़ोर शासक था। उसने शासन के दौरान एक असंतुष्ट सामंती समुदाय धमारा ने विद्रोह किया, परंतु इस विद्रोह में उसने सफलता को दबा दिया। लेकिन उसने राजा देव, संग्राम देव, रामदेव जैसे उत्तराधिकारी अपनी शक्ति को बनाए न रख सके। रामदेव की मृत्यु के बाद दमरा सामंत सिंहदेव ने शासन पर अधिकार कर लिया और अवसर मिला, लेकिन उसने वंश का शासन और भी अधिक दिनों तक ना चल सका। यह बात विशेष है कि तुर्कों ने भारत का सामना करने के बाद लगभग 2 नदियों तक कश्मीर के प्रभाव को मुक्त रहा। यद्यपि इससे पहले मोहम्मद गजनबी ने 1005 से 1221 में 2 बार कश्मीर पर भी आक्रमण किया था, लेकिन हिमालय और कुछ हिंदू की दुर्गम पहाड़ियों से उसकी इच्छाएं पूरी ना हो सकीं। कश्मीर कभी भी आक्रमणकारी प्रवेश नहीं कर सके, ये कश्मीर पर कभी भी आक्रमणकारी घुसे नहीं। इस मान्यताओं को 1320 में उस समय तोड़ा गया जबकि सेनापति दुचाला ने कश्मीर पर आक्रमण करके उसको पराजित करने में सफलता प्राप्त की, वहाँ की संपत्ति को लूटा, लेकिन भयंकर तूफान के कारण वह बनिहार के दर्रे में उसकी मृत्यु हो गई। इन आक्रमणों के गहरे दूरगामी प्रभाव हुए। इसने कश्मीर में मुसलमान शासन की स्थापना के मार्ग की ओर प्रशस्त किया। इस ढंग से राजा सहदेव ने मंगोल समस्या का सामना किया और मंगोल द्वारा कश्मीरों में भयंकर तबाही के कारण कश्मीर की जनता में असंतोष बढ़ा। इस स्थिति का लाभ लद्दाख के भोटा राजकुमार हरिचंदन ने उठाया और 1320 में उसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसने शीघ्र ही इस्लाम को स्वीकार कर लिया और उसने सुल्तान सरुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। उसकी हत्या के बाद कश्मीर राज्य में लंबे समय तक अराजकता की स्थिति बनी रही, जिसके कारण 1339 में शमसुद्दीन प्रथम शाह मीर वंश ने इसकी स्थापना करने में बाद में शाह मीर की शासक शहाबुद्दीन ने कश्मीर सल्तनत को मजबूत करने में प्रदान किया, जिस समय 1398 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया। यानी कह सकते हो कि कश्मीर को शुरू में तो ऐसे माना जाता था कि कश्मीर को कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि कश्मीर की बहुत ज़्यादा दुर्गम पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर युद्ध नहीं किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने कश्मीर को जीतने का प्रयास किया। जैसे ही कुछ 1-2 लोगों ने कश्मीर को जीता, अन्य लोगों के लिए मार्ग खुल गए कि हम कश्मीर को भी जीत सकते हैं। मंगोलों से काफ़ी समस्या होती रही। मंगोलों ने कई बार कश्मीर के लोगों को हराया या कश्मीर पर उन्होंने अधिकार कर लिया, लेकिन लंबे समय तक वह नहीं कर सके। दिल्ली की सल्तनत के शासक भी कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने सफलतापूर्वक वो मिला नहीं पाए और हमेशा कश्मीर जो रहा वो कह सकते हो कि समस्या का ही सामना करना पड़ा विदेशी आक्रमणकारियों से। और दिल्ली के सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके साथ उसके क्या अगर कहोगे हमेशा संघर्ष की स्थिति में बना रहा। कई बार कश्मीर को विदेशी लोगों ने और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के कुछ जो होते थे क्या होते थे जो उसके सेनापति होते थे, उन सेनापतियों ने कई बार कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वह कश्मीर पर जो अपना अधिकार जमाते थे वह लंबे समय तक उसको चलाने में असफल रहे। और कश्मीर में हमेशा भी राजनीतिक जो स्थिति थी वह कभी कोई शासक बनता था, कभी कोई शासक बनता था। कोई भी शासनकाल या कोई भी शासक वहाँ पर लंबे समय तक अगर देखोगे तो शासन नहीं कर पाया। लंबे समय तक वहाँ पर किसी का भी शासनकाल नहीं रहा। अगला जो हमारा रहेगा राजपूताना क्या था, ठीक है। आपको पता होगा ये राजपूताना पूरा अगर आप देखोगे तो मेवाड़ में कह सकते हो
मेवाड़ में जो रहे यानी राणा सांगा एक प्रकार से मजबूत और बड़ी शक्ति में बनी रहे। ठीक है, तो मेवाड़ और राणा सांगे के बारे में आपने सुना ही होगा, मेवाड़ और राणा सांगे के बारे में जानते हो। दूसरा, पंजाब में अगर राजपूताना में देखोगे तो एक प्रकार से राजपूत जो रहे एक बड़ी शक्ति के रूप में, एक पावरफुल शक्ति के रूप में हमेशा बने रहे। ठीक है, इस क्षेत्रों में हमेशा जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन क्षेत्रों पर वहाँ पर जो राजपूत शासक थे वो हमेशा शासन करते रहे और दिल्ली सल्तनत के लिए हमेशा उन्होंने चुनौतियों का पेश किया और दिल्ली सल्तनत को हमेशा उन्होंने चुनौती दी। दिल्ली सल्तनत कभी भी पूरे मेवाड़ पर शासन नहीं कर पाई, या कह सकते हैं, और पूरे राजपूताना पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अधिकार करने में सफलता प्राप्त नहीं की। हाँ, कुछ क्षणों में उन्होंने कभी मेवाड़ पर, कभी जैसलमेर पर, कभी कुछ राज्यों पर उन्होंने अधिकार प्राप्त करने में जरूर सफलता उन्होंने पाई थी, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ को वो कभी भी जीत पाए इस तरह उन्होंने कभी भी जीत नहीं पाए। मेवाड़ के बाद जैसे मारवाड़ का क्षेत्र है, तो मारवाड़ में राठौड़ लंबे समय तक बने रहे। वहाँ पर अगर देखोगे राठौड़ जैसे, मैंने वहाँ पर भी मारवाड़ के बारे में आपको बता भी है। अगला जो हमारा राज्य है, जैसे गुजरात के बारे में थोड़ा सा, गुजरात भी एक था जो हमारा क्षेत्र था, और गुजरात जो था इसको अगर देखोगे हमेशा मालवा के साथ स्थिति इसकी बनी रही। 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में गुजरात राज्य में चालुक्यों के उद्भव के विषय में आप हमारे अगर 132 में हमने देखा कि जो गुजरात था वहाँ पर क्या थे, चालुक्य बने हुए थे। सल्तनत की स्थापना के बावजूद 13वीं शताब्दी के दौरान गुजरात में चालुक्यों का नियंत्रण बना रहा। 1299 में अलाउद्दीन के सेनापति उलूग खां ने नुसरत खां को किस तरह से चालुक्य राजा कारण बघेल को पराजित किया, इस प्रकार उन्होंने गुजरात पर नींव रखी। यानी गुजरात को भी क्या रहा, गुजरात लंबे समय तक चालुक्यों के अंदर में रहा, लेकिन क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान धीरे धीरे गुजरात को भी अपने नियंत्रण में लेने की स्थिति में आ जाते हैं। उन्होंने गुजरात के शासक को पराजित कर दिया और गुजरात पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, किस तरह, जिस तरह से जमाया था। संपूर्ण 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों ने गुजरात पर सर्वोच्चता बनी रही, यानी दिल्ली के सुल्तान लगभग 14वीं शताब्दी में गुजरात को अपने नियंत्रण में रखा। लेकिन फिरोज शाह के समय सल्तनत का नियंत्रण कमजोर दिखाई दिया और शमसुद्दीन दमघनी ने गुजरात का गवर्नर का कार्यभार सौंप गया। तैमूर के आक्रमण 1398 में गवर्नर को केंद्र से अलग करने का अवसर मिला और शीघ्र ही उसने उस समय गुजरात के गवर्नर जफर खां, बाद में उसने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की और 1407 में गुजरात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। यानी गुजरात के जो गवर्नर था उसने क्या किया, उसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम क्या था, मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की और खुद को उसने गुजरात का एक स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र राजा उसने घोषित कर लिया। अपनी स्वतंत्रता की स्थापना के समय ही गुजरात ने अपने पड़ोसी, जैसे मैंने बोला कि मालवा, राजपूताना, खानदेश और बहमनी राज्यों के साथ उसका क्या रहा, संघर्ष की स्थिति बनी रही और हमेशा इन राज्यों के साथ जो गुजरात था वह संघर्ष की स्थिति में बना रहा और अपने राज्य की सीमाओं को, सल्तनत को बढ़ाने के लिए वह हमेशा युद्धों का सहारा भी उसने लिया। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था, सिंध को भी देख लीजिए। सिंध भी कई बार पूछा जाता है, सिंध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिंध भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंध का जो क्षेत्र है, सिंध राज्य, देखिए भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थिति में सिंध का एक दूसरा स्वतंत्र राज्य था। यानी भारत की पश्चिमी सीमा पर अगर देखेंगे, कश्मीर के बाद कौन था, सिंध था, दूसरा राज्य था। सिंध राज्य में मुसलमान शक्ति की स्थापना का इतिहास 712 में ही प्रारंभ होता था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। ऐसा प्रतीत होता था सुमीरों ने सिंध में अपनी शक्ति की स्थापना के समय 10वीं शताब्दी में की थी। उसके शासनकाल के विषय में हर कोई भी विशेष जानकारियां नहीं मिली है, न उसके पड़ोसी राज्यों के बाद संबंध कैसे थे, लेकिन यदा कदा उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनका प्रभाव दोबल और मकराना समुद्र तट तक फैला था। कच्छ के कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहा। तारीख जुगान के अनुसार 1424 में ख्वाजिम शासक जलालुद्दीन मंगबरनी ने सुभीर राजकुमार चेन सार को पराजित किया और दुबल और पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के शासनकाल में वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने 1298 में सिंध पर अधिकार कर लिया। उसके शासक चनेर सेन को इल्तुतमिश के दरबार में भेज दिया गया। बाद में 1350 से 1351 तक मोहम्मद तुगलक ने विद्रोही कुलीन तादी का पीछा करते हुए भट्टारा पर आक्रमण किया। यानी कह सकते हैं सिंध पर भी लंबे समय तक मुसलमानों का शासन रहा। जैसे आपको पता कि पहला मुस्लिम आक्रमण 312 में भारत पर पहला आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति, उसका नाम क्या है,
मोहम्मद बिन कासिम, उसने 712 में सिंध पर ही आक्रमण किया। सिंध जो था वो पहले वहाँ के जो शासक थे राजाओं के अधीन रहा, लेकिन धीरे क्या हुआ, आगे चल करके दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया, सिंध पर कब्जा कर लिया। और सिंध लंबे समय तक अगर देखोगे कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके अंदर भी सिंध का जो काफ़ी क्षेत्र था वह उनके अंदर ही रहा। 1351 में अगर देखेंगे तो वहाँ पर स्थान पर हरा करके वहाँ पर शपथ ग्रहण कर लिया। उन्होंने सिंध को 175 वर्षों तक शासन किया। चमचम ने यह उद्भिद समूह मोहम्मद बिन कासिम की विजय के पूर्व सिंधी पर निवास करते थे। वह मूल तौर पर राजपूताना की यादव शाखा से संबंधित थे और बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। वह मुख्य तौर पर खेती करते थे और सुमेरों के अधीन भूक्षेत्र थे। 1360 से 1361 में पुनः 1392 में फिरोज शाह तुगलक ने जैम जौना और थटक निबुआ पर आक्रमण किए। जाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद समूह में सुल्तनत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यानी कह सकते हो दिल्ली के सुल्तान जो थे वह बार बार क्या करते थे कि सिंध को अपने अधिकार में ले लेते थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत की जो राजनीति की स्थिति थी इतना थी कि दिल्ली की जैसी स्थिति कमज़ोर होती थी, जो सिंध के शासक थे वह स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते थे। और हमेशा क्या रहा कि सिंध में भी कह सकते हो कि हमेशा युद्ध का माहौल ही बना रहा। दिल्ली सल्तनत के साथ हमेशा वहाँ दिल्ली सल्तनत जिसे जीत लेती थी और जिसे भी शासक बनाती थी, कुछ समय के बाद जैसे दिल्ली की स्थिति कमज़ोर पड़ी वो लोग खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते थे। यानी कह सकते हो कि सिंध के साथ भी दिल्ली सल्तनत का हमेशा संघर्ष की स्थिति में ही बनी रही। तो ये चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको उन्हीं के बारे में बता रहा था। हमने यहाँ पर मालवा जौनपुर के बारे में पढ़ा, मालवा जौनपुर इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने कश्मीर पढ़ा, सिंध पढ़ा। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहा। तो वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब कहीं नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।